है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स फॉल्स इन द रामचंद्रन प्लॉट अंडर विच रीजन, द बी वॉज पार्शियली अलाउड रीजन। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, सभी लोग फिर से जाएं, फिर से चीज़ों को देखें कौन कौन से चेंज इन्वॉल्व होते हैं, क्यों वो पार्शियली अलाउड में है या डिस अलाउड में है। तो ये सभी ने आई होप किया होगा अटेंड। अच्छा, जो डिसअलाउड रीजन होता है उसमें मेन चेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है या साइड चेन? हाँ, मेन चेन, साइड चेन, मेन चेन, साइड चेन। ओके, गुड। एक डायग्राम है जहाँ पे रेफरेंस दिया है मेन चेन और साइड चेन का। अब क्या है, यहाँ पे आपको बात हुई थी, ये आर चेन जो है मैंने कितनी बार बोला होगा, ट्रांस में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप अल्फा हेलिक्स भी बना रहे हैं तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से ओरिएंट करने। आपने बीटा शीट भी बनाया तो भी किस तरीके से ओरिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा है मेन चेन और साइड चेन, ठीक है। मेन चेन आपको पता है, मेन चेन में हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले कोलैप्सिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा मेन चेन को, ठीक है। मेन चेन में हम लोगों ने फाई साई जब रोटेट हो रहा था तो वो देखा, पर यह भी तो सवाल उठ सकता है कि हमने साइड चेन को ज़्यादा बल्की बना दिया है या साइड चेन को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना दिया है, तो क्या ओरिएंटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि हाँ, ये तो याद करने वाली बात है ही है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा डोज है कि कौन कौन से एंगल में। और आप लोगों को ये याद होगा कि हाँ, यहाँ पे भाई 50 साई 80 तो ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे मेन, आप लोग देख रहे होंगे कि मेन चेन एटम्स ओवरलैप करते हुए हमें दिखे थे, बट साइड चेन भी तो कंट्रीब्यूशन करेगा, तभी तो वो ट्रांस अरेंजमेंट या उस अरेंजमेंट में रहने की कोशिश कर रहा है। जब हम लोग प्रोलीन के केस में भी सिस और ट्रांस, कितना बार की प्रोलीन ही है जो सिस में रहता है और वो ट्रांस में भी रह सकता है। अब तो द आंसर फॉर माई क्वेश्चन वुड बी व्हाट, कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट दिस रीजन्स तो क्या होगा, उसमें मेन चेन और साइड चेन की बात आ रही है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, अब साइड चेन में, मेन चेन में हमें पता है, साइड चेन में हमें ये पता है, यानी क्वेश्चन में वो साइड चेन को भी वेरिएशंस चेंज कर सकते हैं और मेन चेन्स पे भी बात आ सकती है, ठीक है। तो ये तो बात ही नहीं है कि और हाँ, और दूसरी बात ये है कि ठीक है, आप फाई साई एंगल जो है वो मेन चेन ही बताता है, इसलिए भी आपका ये सेंस हो सकता है कि अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही हैं, मेन चेन शायद इसलिए भी कुछ लोगों ने बोला होगा कि फाई और साई जो है वो मेन चेन में हमें मिल रहे हैं क्योंकि ये हमारा मेन चेन चल रहा है। पर शायद आप लोगों को याद हो, कोई इस तरह का भी स्ट्रक्चर दिखाया था जहाँ पे फिर मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये भी याद रखिए कि ये जो साइड चेन का जो रोटेशन है, ये जो साइड चेन का है ना आर ग्रुप, आप लोग वीडियो चेकआउट करिएगा तो वहाँ पे काय की बात की थी, है ना। वही ये भी क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने बनाया था और यहाँ पे रोटेशन, ये भी डायग्राम होगा। तो एक इस डायग्राम से भी ये प्रूफ हो रहा है कि जहाँ मेन चेन में फाई और साई आपको दिख रहे हैं, दो प्लेन्स में दिख रहे हैं, वो भी बात क्लियर हो गई। बट साइड चेन जो है, ये साइड चेन ये तो फ्रीली रोटेटेबल है ना, तो ये भी तो आ सकता है इधर उधर। और दूसरी चीज़, जब आपसे पूछा जाता है कि जो ग्लाइसिन, पॉलीग्लाइसिन अगर हम करें तो वो कहाँ पे आएगा, अब देखिए हम आपको किस तरीके से, क्योंकि बहुत बताया था ये क्या है, पॉलीग्लाइसिन का है, पॉलीग्लाइसिन। तो ये बात, और आप कहते हैं जब पॉलीग्लाइसिन होगा वो रामचंद्रन प्लॉट में जगह हमें दिख सकता है। क्यों दिख सकता है भाई, इसलिए आप बोलेंगे इसलिए दिख सकता है क्योंकि ग्लाइसिन बहुत फ्लेक्सिबल है। आ गई साइड चेन की बात, क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है। चलिए, तो ऐसा ही अभी ऐसे ही हर क्वेश्चन में एनालिसिस करनी है, ठीक। हाँ, ये पहला वाला करिए, क्या दिस इज पाई, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने हमेशा क्या बात की है कि एक तरफ एन टर्मिनस होता है, एन टर्मिनस अगर यहाँ पे है, ये सी अल्फा है, फिर ये सी होगा और ये जो है कार्बोनिल, फिर सी एन,
तो यानी दिस इज व्हाट, ओमेगा की बात हो रही है, ठीक। फिर दिस इज एन सी अल्फा, ठीक है। फिर सी अल्फा सी क्या है, एन सी अल्फा दिया रहे या सी अल्फा एन, तो उसी पे ही आप टिक करेंगे, है ना। इस वाले क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन को करिए। एल प्रोलीन और ग्लाइसिन के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि ग्लाइसिन जो है फ्लेक्सिबल है हर जगह। फिर कहा गया है प्रोलीन इतना रिजिड है कि वो तो अलाउड ही नहीं होता है। पर यहाँ पे एक और बात आ गई, किसकी बात आ गई, साइड चेन। अगर हम लोग फिर से बात करें तो यहाँ पे जो साइड चेन है वहाँ पे इसके लिए साइड चेन में दो चीज़ों को कर दिया गया। क्या चीज़ों को कर दिया गया है, वैलीन को बल्कि बनाने की कोशिश की गई है। एक तो ब्रांच्ड है यानी मल्टीपल एल्काइल ग्रुप है। मल्टीपल एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ज़्यादा होगा। जब ये और ज़्यादा होगा तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए ये करिए। ये तो पता चल गया होगा कि 5 वैल्यू अल्फा हेलिक्स के केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जहाँ भी प्लस वैल्यू दी हुई है, यहाँ सॉरी I+3 है, ये I+3 हो गया और हम लोग को पता I+, तो 2 आपने वैसे ही निकाल दिए। अब आपके पास ये दोनों बचे पर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर से अब देखिए बार बार वही चीज़ आ रही है। यहाँ शुरू कैसे होता है, और ये सब वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, जबकि हमने है ना N से C को जाती है। तो जब बच्चों आप NH3+ आप लोग ने बनाया होगा, H साइड चेन दिस R1, फिर ये क्या करते हैं, ये इसका एक ऑक्सीजन जो है वो किस में इन्वॉल्व हो गया है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, इस सेकेंड अमाइनो एसिड को हम रेड कलर से लिख रहे हैं, है ना। इसका NH3 तो H2 और ऑक्सीजन ये चले गए वाटर के साथ। फिर ये इसका C अल्फा कार्बन, ये इसका C अल्फा कार्बन, देन R2 और दिस H, देन एंड सो ऑन। फिर ये पेप्टाइड चेन को आप बढ़ाते जाइए। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आई रेसिड्यू। यहाँ पे कौन सा है, आई रेसिड्यू आपका ये है। तो आई रेसिड्यू का NH3 तो अब टर्मिनल पे वो फ्री रहता है, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। जो पहला अमाइनो एसिड है उसका ये तो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो फ्री कौन है, फ्री ये है, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे बनाते जाएंगे, जो पांचवा रेसिड्यू आएगा उसका जो NH ग्रुप होगा, उसका होगा ऐसा NH ग्रुप होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ ये जो ऑक्सीजन है फोल्डिंग में, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये C है, ये C है, ये O है, इसने ऑक्सीजन से ऐसे करके ये क्या है, अल्फा हेलिक्स बना रहा है ना। अल्फा हेलिक्स I+4, 310 हेलिक्स I+3। तो अगर इसके से क्वेश्चन आया है तो इसको भी तो ध्यान में रखना होगा। तो इसका क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन, चेन तो रन हो रही है। अब ध्यान में स्टेटमेंट हर बार बदल सकते हैं। चेन तो रन हो रही है N to C, पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो CO to NH। फाइनली आप लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, A, this one is correct। चलिए इसको करिए। ये हम लोगों ने बात की थी। तो सबसे पहली बात तो है कि जाहिर सी बात है, आपके पास सीक्वेंस अवेलेबल है और यहाँ पे हमें दिख रहा है हर तीसरा या चौथा जो है वो क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, अमाइनो एसिड नॉन पोलर। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो एम्फीपैथिक हेलिक्स होगा। अगर इसी सीक्वेंस पे हर 7वें आपको एक सीक्वेंस दे दिया हो और हर 7वें पोजीशन पे ल्यूसीन हो और पूछा हो वो क्या बनाएगा, एम्फीपैथिक हेलिक्स बनाएगा या क्या हेलिक्स बनाएगा। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है उसमें कि ये एम्फीपैथिक हेलिक्स बनाएगा और ल्यूसीन जिपर भी बनाएगा, एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है उसमें। मैंने पूछा आपसे, अगर आपको ऐसा सीक्वेंस दे दिया जाए जिसमें हर 7वां अमाइनो एसिड ल्यूसीन हो, ठीक है, हर 7th अमाइनो एसिड इज ल्यूसीन,
उस केस में आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? ल्यूसीन जिपर होती है, वो जिपर होती ही इसलिए है क्योंकि वो एक एम्फीपैथिक हेलिक्स की तरह बिहेव कर रही है। तो इसलिए जब भी सीक्वेंस दिया हो तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि 3-4 अमाइनो एसिड। हाँ, दूसरी चीज़ देखिए, अब आपको पहली चीज़ आपको क्या मिल गई कि थोड़ा सा ये देखना है 3rd 4th अमाइनो एसिड को चेक करिए। पहला इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे जज करना है, ये जज कर लिया आपने। फिर आपने जज कर लिया क्या हर 7वां 8वां कुछ ऐसा अमाइनो एसिड कुछ ल्यूसीन तो नहीं है, वो जज कर लिया। उसके बाद कोई सीक्वेंस ऐसे हो सकते, अब क्या होगा, आप यही 2 चीज़ देखेंगे, पर लिमिट मत रखिए। ये भी देखिए कि क्या उस सीक्वेंस में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रोलीन और ग्लाइसिन तो नहीं आ रहे हैं। तो प्रोलीन ग्लाइसिन आएंगे तो वहाँ पे क्या बनने लगेगा, बीटा टर्न्स बनने लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है फाइसाई एंगल के हिसाब से भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो एक हो गया सीक्वेंस के हिसाब से ये बताना कि वो अल्फा हेलिक्स है, क्या है, शीट है या जो भी चीज़ है। तो आपको किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कौन से अमाइनो एसिड प्रिफरेबली एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे अल्फ़ा हेलिक्स। तो आपको भले ही उनके नाम पता है कि हाँ अल्फ़ा हेलिक्स जो हैं कौन अडॉप्ट करता है ना, मार्कल आपने। पर हम लोगों ने और क्या था कि अगर लगातार ल्यूसीन 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 प्रेजेंट हो जाए तो ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ को रिलेट करना है कि अल्फ़ा हेलिक्स के लिए हमें ये इक्वेशन तो पता है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये सीक्वेंस नहीं, ये अमाइनो एसिड अगर है बीच बीच में या थोड़े गैप के बाद तो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स बन सकता है। पर अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम होगी, डिस्टॉर्शंस कॉज हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, बीटा टर्न में भी आपको सीक्वेंस ध्यान में आप देख सकते हैं कि कहीं वो बीटा टर्न तो नहीं है। फिर आपको पता है ल्यूसीन जिपर पता है वाला करिए। पहली बात, अगर एलेनीन है तो क्या एलेनीन बिल्कुल भी अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बना सकता? तो अब मैं सिर्फ आपको ये बस जानकारी दे रही हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहाँ पे पहुँच जाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही ये क्वेश्चन आया, आपने एलेनीन देखा, जब आप तैयारी कर रहे हैं तुरंत आप क्या कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। पहला कि पहले मैं ये चेक कर लूँ अल्फ़ा हेलिक्स में ज़्यादा पाए जाने वाले कौन हैं। उसके बाद ठीक है, मार्कल एक याद है आप लोगों को, मार्कल में ये जो ए है वो क्या है, ओके एलेनीन। ठीक है, तो यानी कि एलेनीन तो अल्फ़ा हेलिक्स बना सकता है, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद एक और काम करिए कि भाई दिमाग में रखिए कि प्रोपेंसिटी का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रोपेंसिटी मीन्स अवेलेबिलिटी या वो ओरिएंट हो सकता है कि नहीं। एक बार डेल्टा जी वैल्यू को भी रिवीजन कर लीजिए, प्रोपेंसिटी को देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा पक्का हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। तो इन्होंने ये आपको प्रोपेंसिटी से भी थोड़ा आपको पता चलेगा कि अल्फ़ा हेलिक्स तो एलेनीन बना लेता है। दूसरा क्या फ़ायदा होगा, आपने ये भी रिवीजन कर लिया, प्रोपेंसिटी भी रिवीजन कर लिया, अब पक्का हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि यानी कि ये 30% एलेनीन तो ये बना तो सकता ही है अल्फ़ा हेलिक्स। पर आगे इन्होंने कहा क्या है कि एक्चुअली एक चेन थी, एक मतलब वो क्या थी, वो पॉलीग्लाइसिन होगी, शायद ग्लाइसिन की होगी। ठीक है, अब ग्लाइसिन जो है वो क्या था, पॉलीग्लाइसिन का आपको रामचंद्रन प्लॉट याद है कि भाई वो हर जगह हो सकता है। ठीक है, अलाउड कन्फर्मेशन उसका प्लॉट में हमें दिखता है। अब इस ग्लाइसिन क्यों हमें दिख रहा था, क्योंकि इसके पास सिर्फ H था। अब हम यहाँ पे ग्लाइसिन को हटा के क्या लिख दे रहे हैं, कर दे रहे हैं रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो CH3 ग्रुप लग गया। जब CH3 हो गया तो फिर जो पेरेंट प्रोटीन, इससे जो प्रोटीन बन रही होगी अब वो तो नहीं होगी, क्योंकि कन्फर्मेशन अब क्या होगा, ये CH3 की वजह से उसको बल्कि लगने लगेगा। जब बल्कि होगा तो वो जो आपको हर जगह मिल रहा था वो यहाँ नहीं मिलेगा, किसी स्पेसिफिक जगह पे शायद मिले, यहाँ पे ही सिर्फ शायद मिले, या कहीं भी। अगर राइट हैंडेड हो रहा है तो यहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंडेड है तो मान लो मोटा मोटी यहाँ पे मिलेगा। अब इस पूरे डिस्कशन का क्रक्स हम लोगों ने क्या निकाला
कि एक्चुअली एलेनिन हो सकता है, अल्फा हेलिक्स बना सकता है, बट द पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज यहाँ पे ग्लाइसिन को हटाया गया है जो कि फ्लेक्सिबल था। एलेनिन एक जगह पे पूरे इस तरीके से नहीं होगा, वो जो चेन को, जिस चेन में ग्लाइसिन मौजूद था उसमें एलेनिन अब हम डाल देंगे तो वो चेन तो खराब हो जाएगी। अभी क्या होता है कि हाँ, हेलिकल कंटेंट विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोपेंसिटी उनको पता है, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो बीटा शीट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कोई चेंज नहीं होगा कन्फर्मेशन में, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती। हमें दिख रहा है कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है ये अब आपको पता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज डी। अब हाँ, ये बताइए कि देखिए ये सी अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे NH3 होगा और फिर ये C है और ये N है, और यही आप बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेट नहीं करता है। फिर भी कहने का सेंस ये है, आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस करके कि जो सीक्वेंस चल रहा है बॉन्डिंग का वो क्या चल रहा है। ये बताइए कि जब प्रोटीन फोल्ड हो गई, देखिए एक बात याद रखिए, अब आपने क्या जज किया कि मुझे ऐसे दो क्वेश्चंस मिले जहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, उसके जो भी बॉन्ड हैं, कौन कौन से बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, वैंडर वाल, डाइपोल, देखिए डाइपोल भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चंस हमको इससे मिल सकते हैं, प्रोटीन फोल्ड हो रही है, प्लस मिलते हैं आपको उसकी एंट्रोपी से क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने देखा तो वो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तीसरा क्या है, अमाइनो एसिड। हम लोगों ने जब अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन डिटेल लेक्चर चैप्टर ही पूरा पढ़ा है तो हमने आपको तरीके बताए थे कि आप नॉन पोलर और पोलर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पोलर को भी हम किस में करते हैं, अनचार्ज्ड और चार्ज्ड में करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। नॉन पोलर अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनका हमेशा मन क्या होगा कि मैं अंदर रहूं, ठीक है, उनका हमेशा मन क्या करेगा, अंदर रहने का, ठीक है, इनसाइड, ठीक है। ये बहुत रिजिड क्राइटेरिया नहीं है भाई, कोई चीज़ फोल्ड हो रही है तो कुछ हो सकता है नॉन पोलर बाहर ओरिएंट हो जाए, बट कंडीशन क्या होती है कि जल्दी से जल्दी, अब जैसे हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई आपको होली के दिन रंग लगाने आ रहा है आपके ग्रुप को, आप लोग 15 गर्ल्स हैं और दूसरे गर्ल्स जो हैं, दूसरे सीनियर ही आपको कलर लगाने आ रहे हैं, आप लोग तुरंत इकट्ठा होके और एक क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं। हो सकता है कोई इस जल्दबाजी में, क्लस्टर होने के चक्कर में, हो सकता है कोई एक जो है आपकी फ्रेंड जो है वो क्लस्टरिंग में ना आ पाए, हो सकता है बाहर ओरिएंट हो जाए, ठीक है, वो उसको रंग लग जाए, बट सभी लोग कोशिश क्या करेंगे, इकट्ठा एकदम सर्किल बना के क्लस्टर हो जाएंगे कि आपके कोई चेहरे पे रंग नहीं लगा पाए। तो नॉन पोलर के साथ वही होता है, वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा कि कोई रंग लगाने आ रहा हो, तो वो अंदर ही क्लस्टर रहना पसंद करते हैं। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या ये किया कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेयरली अंदर जाना चाहते हैं, नहीं, रेयरली बाहर, अंदर नहीं, क्लियर। तो ये तो नहीं होना चाहिए। टायरोसिन नहीं, टायरोसिन के पास OH ग्रुप होता है, टायरोसिन जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। अब देखिए मैं ऐसे ही बना देती हूँ यहाँ, तो नॉन पोलर हमेशा इनसाइड होने की कोशिश करेंगे। पोलर में दो कैटेगरी आती है, अनचार्ज और चार्ज। अनचार्ज में जैसे सेरीन, थ्रियोनिन, ये सब मैंने बताया तो है कल, सिस्टीन, ये सब, टायरोसिन भी आ जाएगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, पर इसको आप अनचार्ज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये अनचार्ज जो होते हैं अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, बाहर भी वाटर के साथ बना लेंगे। तो ये हमने ऐसे एरो कर दिया है कि ये दोनों साइड रह सकते हैं। पोलर चार्ज क्या है, ज़्यादातर वो आउटसाइड ही रहना पसंद करते हैं। पोलर चार्ज में कौन कौन से आ जाएंगे, बेसिक और एसिडिक। बेसिक मीन्स पॉजिटिवली, माइनस मीन्स नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, क्लियर है। तो अभी क्या होगा कि ये जो है
अब इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अब कौन सा लग रहा है? अब चार्ज अमाइनो एसिड ऑलवेज बरीड नहीं भाई, नीचे अंदर मैंने बोला भी था, मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल भी दिया था कि कुछ खास प्रोटीन है जिसमें हिस्टिडीन अंदर की तरफ होता है, कोई स्पेशल फंक्शन करने के लिए ही वो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये हो नहीं सकता। चार्ज अमाइनो एसिड चेन्स आर सेल्डम बरीड, यस ये हो सकता है कि कभी स्पेशल कंडीशन में वो चला जाए, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ये बताइए, तो मेरे ख्याल से ईजिएस्ट वन है, ठीक। तो जब भी पर इसको जब भी देखें तो फिर अपना बीटा शीट ये सभी का रिवीजन कर डालें, है ना, क्योंकि आप जब 4-5 बार रेगुलरली जब तक देखेंगे ना तभी याद होगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो दिस वन इज़ करेक्ट। मैंने रेंज भी आप लोगों को बताई थी इसकी, ठीक है। हाँ ये बताइए ये वाला, ठीक है, तो वो वाला पिक्चर याद होगा, एन टर्मिनस सी टर्मिनस, तो एन तो एंगेज हो गया, सेम रीज़न जो हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, हम लोग इस 130 रेसिड्यू की आपकी पेप्टाइड की चेन थी, यही बात कह रहे हैं, ठीक है। अब उनके डाईहेड्रल एंगल्स को चलो एग्जामिन किया गया होगा और रामाचंद्रन प्लॉट में उसको देखा गया, एग्जामिनेशन किया गया। तो इनका ये कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फाई साई वैल्यू जो है वो हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, हेलिकल और बीटा शीट, हो सकता है ये अल्फा हेलिक्स बना रही हो या हो सकता है ये बीटा शीट बना रही हो। तो इनका कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्लॉट पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये तो हम कर सकते हैं ना। फिर ये पॉसिबल दैट फाई साई वैल्यू आर ऑल इन द हेलिकल रीजन, ऑल्दो सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रल स्टडीज इंडिकेट बीटा शीट कन्फर्मेशन। क्या ये हो सकता है? क्योंकि अगर हम लोग को पता है कि दीज आर दी परफेक्ट यूज्ड टेक्निक्स विच इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर और यू कैन से इनकी स्टडीज़ होती है इनके कन्फर्मेशन को स्टडी करने के लिए। तो क्या ये सी डी जो है गलत होगा फाई साई वैल्यू हेलिकल के लिए और बता रहा है बीटा शीट, तो ये वैसे भी गलत हो गया। पॉसिबल टू कंक्लूड दैट द पेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ एंटायरली डी अमाइनो एसिड। तो ये हो सकता है, आराम से हो सकता है ये चीज़, ये पॉसिबली हो सकती है कि नहीं हो सकता है भाई। एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड को आप क्या बता सकते हैं? यस बिल्कुल, हम लोग ने ये डिस्कस भी किया है, ये पॉसिबल ही है। फिर नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड इफ द पेप्टाइड इज एंटायरली हेलिकल और एंटायरली इन बीटा शीट कन्फर्मेशन। ये तो बिल्कुल ही बात नहीं है। रामचंद्रन प्लॉट हमें क्लियरली आइडिया देता है, बीटा इवन पैरेलल और एंटी पैरेलल की भी बात हम लोग वहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो फाई साई वैल्यूज़ आप लोग जानते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? 3, ठीक है। तो स्किप ये वाला कर। अब अगर आपको सब चीज़ समझ में आ गई है तो पेप्टाइड्स दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल द बैकबोन डाइहेड्रल एंगल्स इन द डिसअलाउड रीजन। ऐसा है क्या? आप लोगों ने खुद ही देखा है कि भाई फाई जो है आपका एक्सटेंडेड है, 180 डिग्री है, तो इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साई अगर 0 हो जाए तो वो कोलैप्स करने लगेगा, है ना। 0 डिग्री हो जाए तो क्या होता था, ऑक्सीजन ओवरलैप कर रहे हैं या NH ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो एक ही जगह, बाकी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो चीज़ आ गई। तो इसलिए यहाँ पे बात समझ में क्या आई कि ज़रूरी नहीं कि एक अगर सही, ये तो सही है, पर ये अगर ओरिएंट हो गया तो ज़रूरी नहीं कि सभी ओरिएंट हो जाए उस तरीके से, ठीक है, कि डिसअलाउड रीजन्स में आने लगे। तो ये दिस इज रॉन्ग। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर 2 पेप्टाइड एडॉप्ट्स एंटायरली हेलिक्स और एंटायरली बीटा शीट कन्फर्मेशन। भाई आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये तो हम कर सकते हैं, हमें तो प्लॉट में मेंशन है, आप लोगों को तो अब रट गया है कि कौन चीज़ कहाँ पे होती है। सॉरी, द अकरेंस ऑफ बीटा टर्न कन्फर्मेशन फॉर्मेशन इन अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस। बिल्कुल बीटा टर्न कन्फर्मेशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है, पर हम रामचंद्रन प्लॉट से सीक्वेंस पता नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे एसाइलेट मीन्स कि एन टर्मिनस और सी टर्मिनस को जब एनालिसिस पॉलीपेप्टाइड की जाती है तो वहाँ की रोटेशन को क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। एसिटाइलेशन एक जगह लगाया जाता है और एक वहाँ पे एमाइडेशन, मतलब सी टर्मिनस पे, कि वहाँ का रोटेशन ब्लॉक हो और फिर प्रॉपरली उस चीज़ की स्टडी की जा सके, ठीक है। तो जब स्टडी की गई तो फाई साई वैल्यू इस तरीके से आई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो फाई साई वैल्यू है वो सिर्फ अल्फा हेलिक्स को ओरिएंट कर रही है। तो टर्न कहाँ से आ जाएगा और स्ट्रैंड कहाँ से आ जाएगा?
ठीक, क्यों? क्योंकि अल्फा, यहाँ की बात क्या हो गई, अल्फा हेलिक्स, फिर टर्न और फिर स्ट्रैंड। तो ये टर्न आप जानते हैं ये भी कहाँ से आ जाएगा, और स्ट्रैंड की अपनी एक वो रहती है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो कहने का अब हमें इससे नतीजा क्या निकला कि हमें ध्यान से देखना है, भले ही फाई साई वैल्यू एक दे दी है उन्होंने, पर क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं की है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था NHCO बॉन्ड, अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देता आगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है I+2 में, तो क्या ये ऑप्शन सही होता? नहीं होता ना। तो इसलिए पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से समझना और पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। और ये वाला हम इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये सभी आप लोग जानते होंगे कि ये तो सही ही है, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो कन्फर्मेशनली अलाउड रीजन में आता है। तो कुछ लोगों ने पहले इसको पढ़ा होगा और इनको ये लगा होगा कि ये तो 100% सही है, तो इन्होंने आए होंगे कि ये वाला, और अब ये बचा ए इसी दो में दिख रहा है, तो वो अब जज करना बाकी रह गया बी या डी। अब बी में अगर कंफ्यूज हो गए कि बी में फाई साई वैल्यू, तो वो ये ऑप्ट कर लेंगे, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो सी क्या है, अलाउड वैल्यूज ऑफ फाई साई फॉर अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर अ शॉर्ट पेप्टाइड। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, हम तो फाई साई वैल्यू तो हो सकती है ना, बात भी तो गलत ये बता रहे हैं। अब डी ऑप्शन, अगर जो भी डी ऑप्शन जिसने पढ़ लिया तो मुझे लगता है वो और परफेक्टली पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो बहुत अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से मेंशन है। अब देखिए पेप्टाइड, यहाँ पे एसिटाइलेशन, यहाँ एमाइडेशन कर दिया गया, ठीक है। फिर ये A1 है रेसिड्यू, A2 A3 है। अब यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये A से लेके A1 से लेके A4, मतलब A1 A2 A3 A4 ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये बीटा टर्न अडॉप्ट कर रही हैं। हाँ, हो सकता है भाई, डाइहेड्रल एंगल जो A2 और A3 का है वो बीटा टर्न को डिटरमाइन करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा भी कैसे डिटरमाइन करता है। A2 को हम लोग क्या लिखते हैं I+1 एंड इसको I+2, याद हो अगर टाइप टर्न याद है ना। अब हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में यहाँ A2 की जगह I+1 और I+2 दे दे कि I+1 और I+2 बेसिकली डिटरमाइन करते हैं बीटा टर्न। तो अभी यहाँ पे तो इन्होंने सिंपल ही पूछा है, आने वाले समय में इसको लिंक किया जाएगा या फाई साई वैल्यू को लिंक किया जाएगा, किया भी गया है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, तो अगर आप लोगों ने ए और डी समझ लिया तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, जिनको पता है मेजर और माइनर ग्रुप के बारे में उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो बस इतना याद रखें, जब डीएनए पैक होता है तो जब भी आप लोगों ने डीएनए का मॉडल कुछ इस तरीके से बनाया होगा, इस तरीके से ऐसे बनाते होंगे, तो एक तरफ मेजर ग्रुप आता है, एक तरफ माइनर ग्रुप आता है। तो प्रोटीन्स अटैच होती हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे कहाँ पे कौन सी प्रोटीन अटैच होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन कहाँ अटैच होती है, या और जो प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन किस पार्ट पे अटैच होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ अटैच होती है। तो जो भी प्रोटीन यहाँ पे अटैच हो रही है डीएनए के मेजर या माइनर ग्रुप में, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, वहाँ पे पॉसिबली हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, प्रोटीन के पास बाहर की तरफ क्या हो सकते हैं, OH ग्रुप हो सकते हैं, डीएनए के पास भी हो सकते हैं, बहुत है ना, फॉस्फेट ऑक्सीजन ये सब तो प्रेजेंट ही होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये एब्सेंट है, तो ये बात तो भाई है नहीं। फिर है बोथ यूरासिल एंड थायमीन हैव अ मिथाइल ग्रुप बट एट डिफरेंट पोजीशन। तो जिन्होंने ये पढ़ा हो, अगर स्ट्रक्चर बनाया हो तो वो आप एकदम जज आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोग ने वो किया नहीं है, हमारी कोशिश ये थी कि अगर आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे तो आराम से, अब यहाँ बैकबोन डाइहेड्रल एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा शीट्स आर वेरी सिमिलर, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। आप लोगों को याद ही है फाई और साई वैल्यू में कितना अंतर होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा सेकंड और थर्ड, जो अभी जस्ट हम लोगों ने बीटा टर्न के बारे में डिस्कस किया, साफ वही बात की गई है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हेलिक्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, हेलिक्स कोई प्रोटीन है, 19 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब वो हेलिक्स स्ट्रक्चर ले रही है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या दे रही है,
उसकी स्टेबिलिटी इस तरीके से दिखाई गई है। शीट की स्टेबिलिटी, जब शीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लूप्स का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि सरफेस और कोर की, सरफेस पे क्या स्टेबिलिटी रहेगी, सरफेस पे ज़्यादा है और कोर पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि एक रिसर्चर ने जब प्रोटीन की स्टेबिलिटी पे काम किया तो उसको कुछ इस तरीके के ग्राफ्स मिले। ठीक, और उन्होंने जो भी सब्स्टिट्यूशंस देखा तो सब्स्टिट्यूशंस इन लूप्स आर मोर टॉलरेंट। उसने इस फिगर को, उसके पास ये फिगर्स आए या ये ग्राफ प्लॉट आए तो उसने प्लॉट को देख के ये बताना है कि लूप्स क्या ज़्यादा टॉलरेंट है या शीट्स ज़्यादा टॉलरेंट है, कोर जो है कम टॉलरेंट है, हेलाइसिस कम टॉलरेंट है, सरफेस ज़्यादा टॉलरेंट है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। तो उसने दो प्लॉटिंग की, एक देखा कि अगर हेलाइसिस है तो देखिए यहाँ पे हेलाइसिस तो एकदम मिड पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। शीट्स आप देख रहे हैं वो डिक्रीज स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, लूप्स जो है वो इंक्रीज स्टेबिलिटी की तरफ है ना, यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है, दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज, अगर नहीं दिख रहा है दिस इज इंक्रीज। सरफेस में क्या हो रही है, स्टेबिलिटी, अगर प्रोटीन को सरफेस पे ला रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, कोर में ला रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? L-threonine और L-allothreonine interact identically with plain polarized light. मीन्स ऐसे कैसे हो सकता है ना, L-threonine और L-allothreonine they are acting as a kind of isomers, right? तो वो प्लेन पोलराइज्ड में सेम तो नहीं रहेंगे। फिर वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये तो आप लोगों को पता भी है, AB12 A6 ये पूरा इक्वेशन ही आपको पता है कि अट्रैक्टिव और रिपल्शन दोनों की बात होती है। लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल की बात हम लोगों ने की थी, तो सब हम लोगों को ये पता है, तो ये भी रॉन्ग। ये इतनी बार मेंशन किया गया है कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे बात ही नहीं, बनते ही नहीं है, तो स्टेबलाइजेशन की कहाँ से बात होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। तो अगर जैसे ही ये मिलेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिल रहा है सी का। फिर भी आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये इतना थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस जिसने भी बहुत अच्छे से सुनी होगी वो देखते ही बता देगा कि ये पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों हो रही है और नेगेटिव एंट्रोपी की क्यों बात हो रही है। ठीक है, फोल्डिंग के लिए तो हमें पॉजिटिव एंट्रोपी की ज़रूरत होगी, तभी तो डेल्टा जी प्रोसीड हो पाएगा पूरे सराउंडिंग के को इंक्लूड, जो अभी जस्ट हम लोगों ने बात की। और ये वाला क्या हो गया, लाइसिन एसिटाइलेशन ऑन हिस्टोन एसो। अब ये वाला हम लोगों ने डिस्कस बच्चों नहीं किया है, ये पूरा हम लोग को डिटेल मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ना ही है। बस हम एक बता देते हैं कि भाई मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है और ये रैप था और यहाँ पे कोई जीन है, इस जगह पे कोई जीन है, तो जीन क्या होता है, जीन ही ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगी और प्रोटीन बननी है। अब ये जो जीन है, अब इसको पहले फ्री होना होगा, तब तो यहाँ आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुटेंगे, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा, तब कहानी शुरू होगी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की। तो अब क्या है, पहले उसको ये जो बाइंड है आपका डीएनए उसको हटाना होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन किसके बने होते हैं, हम लोग को पता है हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन होता है। ये हम लोगों ने अमाइनो एसिड में भी, क्यों, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन दे आर बेसिक अमाइनो एसिड और डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की बाइंड करने में मदद करती है वो क्या होती है कि वो लाइसिन और आर्जिनिन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, इसलिए वो मदद करती है बाइंडिंग में। पर अब इसको रिमूव करना है, क्यों करना है, क्योंकि डीएनए को, इस जीन पोर्शन को खाली करना है, तभी वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। तो अब इस हिस्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन को हटाने के लिए लाइसिन अमाइनो एसिड को, जो कि हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, कैसे, एसिटाइल ग्रुप लगा के। ठीक है, तो फिर जब एसिटाइल ग्रुप लगता है तो ये प्रोटीन जो है लूज हो जाती है और फिर ये हट जाती है, फिर आपका डीएनए फ्री होता है और उसके बाद जो है वो जो जीन सेगमेंट है ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग भाई ये वाला तो एकदम ही गलत है कि n+3,
ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, N+4 अल्फा हेलिक्स के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है, तो ये तो गलत हो गया। तो यानी ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद इन अ बीटा टर्न देयर आर 10 एटम्स, और ये हम लोग जानते हैं, ये तो सीधे स्टेटमेंट ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, यही ऑप्शन पे सीधे जल्दी से आप लोग पहुंच गए होंगे। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, इतनी ही इन्फॉर्मेशन, फिर देखते हैं, है ना। एक्सरे जो होता है, एक्सरे में क्या होता है, आप सैंपल लेते हैं, यानी आपने प्रोटीन लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है ना, कि आप सैंपल लेके ये जो प्रोटीन को क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और यही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्या कह सकते हैं प्रोसीजर होता है एक्सरे में, ठीक है। ये मुश्किल होता है, फिर भी आपने क्रिस्टलाइज फॉर्म में कर लिया। क्रिस्टलाइज फॉर्म में करने के बाद आप एक्सरे बीम डालते हैं। एक्सरे बीम क्या होती है कि भाई मान लेते हैं ये एटम्स है, ठीक है। तो ये एटम्स है, तो जब ये एक्सरे बीम जाती है तो एक फिल्म पे उसका जो डिफ्रैक्शन है, भाई ये एक्सरे यहाँ पे इस एटम पे पड़ेगी, फिर इसकी फिल्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे फिल्म आ रही है उसकी फर्दर स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जाती है और बताया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सिंपल, अभी तो सिर्फ आप इतना ही याद रखें तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोटीन के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी बहुत की जाती है, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे ये 2 एटम्स हैं, ये 2 छोटे से बहुत पास में हैं। तो आप अगर लाइट डालेंगे, मैं एक लाइट का छोटा क्रूड एग्जांपल है हम लोग का काम चलाने के लिए, तो जब हम लोग लाइट डालेंगे तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग देखते हैं ना कि जो हम लोग का शेडो होता है, लाइट पड़ रही है तो कभी बड़ा दिख रहा है, कभी, तो वो एक तरह से किस बिहाफ पे लाइट पड़ रही है वो बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना पास एटम होगा तो फिल्म पे उतना दूर उसका इमेज आएगा, और जितना दूर होगा उतना पास आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये 3D स्पेस में आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की मदद से आप अच्छे से उसका स्ट्रक्चर या डाइहेड्रल एंगल एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टल या फाइबर फॉर्म में इस्टेब्लिश हो गया। तो एटम्स अब एक क्रिस्टल फॉर्म में है, एटम्स स्टिक हो गए हैं, इमोबिलाइज हो गए हैं, अब आप उनकी स्टडी से उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं भाई तुम मूव मत हो, नहीं तो ब्लड इमेज आएगी, हम फोटो खींच रहे हैं या सेल्फी आप ले रहे हैं तो आप इसको इमोबिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे वही है, एटम को पहले इमोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद उसकी पिक्चर निकालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आप आराम से इससे बता सकते हैं कि हाँ फाइसाई ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं। और आपको अगर याद हो कि रामचंद्रन प्लॉट जो फाइसाई के साथ आया आपके सामने, तो रामचंद्रन सर ने एनालिसिस क्या थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, जो कि आज की डेट में बहुत हाईली ऑटोमेटेड हो चुकी है, ठीक है। और एनएमआर में क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर स्पिन इसमें क्या करते हैं, आपको तो भाई बोर मॉडल ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है किसी एटम में, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन को ऑब्जर्व किया जाता है एटम के। तो और वो कैसे ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई हर एटम का अपना एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और इसी चार्ज को अगर हमने, और यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें क्या पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी अराइज करते हैं, ठीक। अब इसी को अगर आपने और हायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो अब न्यूक्लियर स्पिन कैसा होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा या कैसा घूमेगा, उसी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो एनएमआर स्टडी का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको उसके नेटिव स्टेट में ही, जैसा वो है प्रोटीन, उसी स्टेज में रखेंगे तभी तो न्यूक्लियर स्पिन को ऑब्जर्व करेंगे। एक्सरे में क्या करना पड़ रहा है, आपको क्रिस्टलाइज करना पड़ रहा है। एनएमआर में क्या है, जैसा है वैसा ही सैंपल लीजिए और उस सैंपल को आप लोड कर दीजिए। कुछ लिक्विड जैसे D2O आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लीजिए, उसमें हाइड्रोजन एटम की एनालिसिस होती है, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना चेकआउट करिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस किया हम लोग कर पा रहे हैं। तो द डाइहेड्रल एंगल्स डिटरमाइंड फ्रॉम एक्सरे स्ट्रक्चर एंड एनएमआर विल बी आइडेंटिकल। क्या ये हो सकता है? क्योंकि एक्सरे स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल उसका फॉर्म है उसमें एनालिसिस कर रहे हैं, और वो भी न्यूक्लियर स्पिन। तो उसमें क्या हो सकता है, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक।
और अगर किसी को सिर्फ इतना भी याद है, क्योंकि जब हम लोग डाइहेड्रल एंगल रामचंद्रन प्लॉट शुरू करते हैं तो पहला इंट्रोडक्शन ही वही होता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के थ्रू ये चीज़ करी गई, ठीक। तो अगर वो ही चीज़ दिमाग में है तो आप तुरंत बी ऑप्शन को तो टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गए, है ना। तो कहने का सेंस ये है, आपको सी समझ में आ रहा होगा कि बीटा टर्न्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय एनएमआर, ऐसा तो नहीं है। बीटा टर्न्स का तो आपको फाई वैल्यू पता है ना, रामचंद्रन प्लॉट में आप कर सकते हो, तो सी बाई ऐसा तो है नहीं, आप एक्सरे से भी इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और डी क्या है, बीटा शीट कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड फ्रॉम दी एक्सरे स्ट्रक्चर, यस, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, वहाँ पे एटम्स फिक्स्ड हो गए हैं, तो जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगा, वो आपको एक क्लियर पिक्चर के साथ मिलेगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी एंड डी। सभी लोग ये 2019 का ही है शायद या 20 का है। फर्स्ट प्राइम, टाइप फर्स्ट डैश या प्राइम जो भी आप बोले, बीटा टर्न्स की वैल्यू याद अगर होगी तो याद होगी कि वो पॉजिटिव में होती है, क्योंकि टाइप फर्स्ट में क्या था, -60 -90, अब मुझे ठीक। फिर ये तो भाई सही बात है। अब पेप्टाइड रिच इन इज अनलाइकली टू, भाई बिल्कुल अल्फा हेलिक्स में प्रोलीन नहीं आता है। प्रोलीन कहाँ रहना पसंद करता है, बीटा टर्न्स में, ठीक है, उसकी प्रोपेंसिटी अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। योर साई ऑफ एमाइनो एसिड इज इन अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव, क्या ये है, नहीं, ठीक है। तो दिस एक्चुअली में ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट के हिसाब से ये सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे, पहले तो पता होना चाहिए प्रोलीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या इन्होंने रेफरेंस दिया है, पायरोलिडीन रिंग भी बोलते हैं या इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं। इम्यूनो ग्रुप तो प्रेजेंट होता है, इम्यूनो रिंग बोलते हैं या इस तरीके से। तो ये जो रिंग है वो क्या होता है, इसकी जो साइड चेन है, ये साइड चेन है इसकी CH2, ठीक है, वो जाके इसके NH ग्रुप से लग जाती है, क्योंकि हम लोग कैसे बनाते हैं, C बनाते हैं और यहाँ कार्बोक्सिल बना दिया, H बना दिया, मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिल ऊपर लिखा है, और फिर हम लोग NH3+ बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH2 और CH2। अब ये जो 3 CH2 थे, ये जो चौथा वाला CH2 है वो क्या कर लेता है, इससे बॉन्ड बना ले रहा है, तो इसीलिए ये रिंग पायरोलिडीन रिंग हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम इसको तोड़ के लीनियर रिंग बना दे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये चेन फ्री हो जाएगी। जब ये फ्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रोलीन क्या था, ये इस रिंग की वजह से क्या था, ये स्ट्रक्चर रिजिड हो गया था। जब आपने इसको लीनियर बना दिया, तो जब लीनियर हो गया तो ये अब रिलैक्स हो गई है, रोटेट भी कर सकती है प्रोलीन की अपेक्षा। तो अब क्या है, प्रोलीन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये इसका स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, नवंबर में आया हुआ है। यस, एलेनिन तुरंत आप लोग कि भाई अल्फा हेलिक्स में मार्कल याद होगा, एलेनिन पाया जाता है। प्रोलीन हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस, नहीं भाई, बीटा टर्न में पाया जाता है। द काई डज नॉट अफेक्ट द हेलिक्स प्रोपेंसिटी ऑफ सेरीन, थ्रियोनिन एंड वैलिन। यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कंफ्यूज बना ली। जहाँ पे तो आप लोग फाई साई सब जानते हैं, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है और ये कह रहे हैं अगर साइड चेन में सेरीन हो, CH2OH हो, और फिर CH2OH हो, थ्रियोनिन हो, सेरीन, थ्रियोनिन या वैलिन जैसे हम साइड चेन ले आएँ, तो कोई भी हेलिक्स की प्रोपेंसिटी पे हेलिक्स बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा तो है नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं मेन चेन और साइड चेन दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होता है। तो ये क्या है, डज नॉट इफेक्ट इन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, द काई डज नॉट इफेक्ट द, और ये वाला डी वाला लग रहा है कि ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे कुछ गलत मैंने। प्रोलीन एक्सेप्शन सिस, भाई सिस में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रांस में भी एग्जिस्ट कर सकता है क्या, और उसके लिए एंजाइम कौन सा था बताया था ना, आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सेप्शन बच्चों किस केस में बोला जाता है कि भाई कोई भी अमाइनो एसिड प्रोलीन के अलावा सिस बना नहीं सकता है, ठीक है। सभी अमाइनो एसिड को ट्रांस कन्फर्मेशन पसंद होता है, ये बात तो ठीक है, पर प्रोलीन एक
एक एंड से आप कहेंगे कि वो सिस बना लेता है, पर वो ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है अगर कोई एंजाइम आके उसको सिस से ट्रांस में वो कर दे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर एक स्टेटमेंट कोई ऐसा होता कि प्रोलीन कैन एग्जिस्ट इन सिस कन्फर्मेशन, हाँ वो सही है, पर अगर स्टेटमेंट ये है कि प्रोलीन कैन एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस कन्फर्मेशन, तो वो भी सही है। ठीक, अगर स्टेटमेंट ये कहा जाए एवरी अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन सिस्टम एग्जिस्ट इन ट्रांस कन्फर्मेशन, तो आप बोलेंगे नहीं, अरे सॉरी यस सही है। और अगर हो कि सभी अमाइनो एसिड सिस में एग्जिस्ट करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट प्रोलीन को लेके मैं रिपीट कर रही हूँ, वो सिस यही है जो सिस में एग्जिस्ट कर सकता है, दिस इज ट्रू। पर अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ट्रांस में एग्जिस्ट करना है तो एक एंजाइम आएगा, उसको सिस से ट्रांस या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकता है। इस बात को और इस स्टेटमेंट को ये मैंने बोला है, दोनों ही बातों को मैंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ए एंड डी, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का गलत हो गया।